बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे सुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खल्क का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेंस एंड कॉग्निजेबल। डियर फेलोस, आज की ये डिस्कशन हमारी सेंटर अराउंड करेगी सेक्शन 195 एंड 196 सीआरपीसी और इसके साथ जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं इस टॉपिक पर वो मैं आपके सामने रखूंगा, जिनमें 2022 एमएलडी 1091, 2021 पीसीआरआरजे 1346, 2006 एससीएमआर पेज 483, 2013 पीएससी क्रिमिनल 24, पीएलडी 2012 एससी 892। डी फेलोज, थोड़ा सा पहले इस टॉपिक को समझ लें कि ये कॉग्निजेंस और कॉग्निजेबल के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट करके उसे अंडरस्टैंड करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। डी फेलोस, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये है कि फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस एनीबॉडी कैन पुट द मशीनरी ऑफ लॉ इनटू मोशन। कोई भी शख्स अगर कोई मुआशरे के अंदर कोई जुर्म सरजद होता है तो जो मशीनरी ऑफ लॉ है उसको मुतहर्रिक करने के लिए कोई भी शख्स जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है या एफआईआर लॉन्च कर सकता है। लेकिन डी फेलोस, जब हम सेक्शन 195 और 196 सीआरपीसी को पढ़ते हैं तो उसके अंदर दो जो एक्सप्रेशन यूज हुए हैं उनसे एक गलत फहमी जो है वो पैदा हुई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ लोअर कोर्ट्स की जजमेंट्स भी उसी बेस पे आना शुरू हो गई और इस बुनियाद पे केसेस में डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया गया, जिस पर ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स ने नोटिस दिया और उस जिमन में कुछ जजमेंट्स इशू की जो हमारी आज की डिस्कशन का महवर है। डिफेंस वो एक्सप्रेशन ये था 195 के अंदर लिखा गया कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। आगे फिर केसेस बताए कि जैसे 172 से 188 है, एक्सेप्ट upon द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। इसी तरह सेक्शन 193, 194, 195, 196 ये आगे जाते हैं 228 तक, जिसमें 210 है, 211 है। इसमें कहा गया एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट। और इसी तरह 463, 471, 475 और 476 के अंदर भी यही बात की गई कि एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ सच कोर्ट और ऑफ सम अदर कोर्ट टू विच सच कोर्ट इज सबऑर्डिनेट। इसी तरह डियर फेलोस 196 के अंदर जब सेक्शन 108, 153A, 294A, 295A और 505 की बात हुई तो कहा गया नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस एक्सेप्ट और अनलेस upon complaint made by order or under authority from the federal government or the provincial government concerned or some officer empowered in this behalf by either of the two governments। डी फेलोस, इससे एक गलत फहमी पैदा हुई कि शायद उस वक्त तक एफआईआर लॉन्च ही नहीं हो सकेगी जब तक ये रेलेवेंट लोग जिनका जिक्र किया गया 195 के अंदर और 196 के अंदर कंप्लेंट फाइल नहीं करते। डी फेलोस, लेकिन जब ऑनरेबल कोर्ट्स ने इन दोनों सेक्शंस को इस तनाजुर में डिस्कस किया तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये कॉग्निजेंस से मुराद कॉग्निजेबल नहीं है और कहा कि कॉग्निजेंस एक डिफरेंट चीज है ऑल टुगेदर और कॉग्निजेबल एक डिफरेंट चीज है। इसलिए ये जो कॉग्निजेंस है ये बार नहीं करेगी ऑफ द लॉजिंग एफआईआर। यस, ये जो कॉग्निजेंस के लिए सर्टेन कंडीशन लगा दी गई फॉर स्पेसिफिक पर्संस, तो उसका मतलब बुनियादी तौर पे ये था कि प्रोसिक्यूशन को रेस्ट्रिक्टेड करना था, कंट्रोल करना था। अब डी फेलोस, पहले हम ये जानते हैं कि कॉग्निजेंस क्या है, फिर कॉग्निजेबल क्या है और फिर जो ऑनरेबल कोर्ट्स ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो कॉग्निजेबल है और कॉग्निजेंस है ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं और एक्सेप्ट upon दी कंप्लेंट कॉग्निजेंस के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल हुए सेक्शन 195 और 196 के अंदर उसका मतलब क्या है वो फिर एग्जैक्ट वर्डिंग में आपके सामने रखूंगा। डी फेलोस, कॉग्निजेंस को जजमेंट एक्ट 2008 एमएलडी पेज 728 इसके अंदर डिफाइन किया गया। कहा गया कि जो कॉग्निजेंस है दिस इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ माइंड और जुडिशियल नोटिस बाय द कोर्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, यानी कि प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है जो कि अदालत कंडक्ट करती है
जिसने ट्रायल करना है जब उसके पास रिपोर्ट आती है अंडर सेक्शन 173 और सेक्शन या कंप्लेंट की सूरत में 200 के तहत, तो अदालत एप्लीकेशन ऑफ माइंड करती है upon the material facts and circumstances presented before the court in form of report under section 173 और कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200। अब जब उन सर्कमस्टांसेस को, फैक्ट्स को, मटेरियल को कोर्ट एग्जामिन करती है बाय अप्लाइंग इट्स जुडिशियल माइंड, तो कोर्ट इस जजमेंट के अंदर बताया गया कि कौन सी 5 चीजों को मद्देनजर रखती है। और इसका बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद ये है कि आया कि कोर्ट जो है फॉर द इनिशिएशन और द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल की तरफ जा रही है या नहीं जा रही। इसके अंदर सबसे पहले जो अदालत देखेगी वो देखेगी कि वेदर ऑफेंस फॉल्स विदिन इट्स जुरिसडिक्शन, कि जो अदालत कॉग्निजेंस ले रही है वो ये चेक करेगी कि आया के फॉर ट्रायल पर्पसेस ये केस उसकी जुरिसडिक्शन में फॉल भी करता है या नहीं करता। इसकी एग्जांपल यूं समझ लीजिए कि अगर एक रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 पेश हुई या कंप्लेंट पेश हुई, जब उसे एग्जामिन किया गया, आफ्टर एग्जामिनेशन ये पता चला कि इसके अंदर तो एक पब्लिक सर्वेंट जो है वो एक्यूज मौजूद है। इफ इन द एरेज ऑफ एक्यूज देयर इज वन और मोर पब्लिक सर्वेंट्स, तो केस विल बी रेफर टू द एंटी करप्शन कोर्ट। तो डियर फेलोज, इसलिए कोर्ट जब ये एग्जामिन करने के बाद नतीजे पहुंचे तो कोर्ट ट्रायल कमेंस नहीं करेगी, इनिशिएट नहीं करेगी, बल्कि रेफर कर देगी टुवर्ड्स द एंटी करप्शन कोर्ट। इसी तरह कोर्ट दूसरी चीज ये देखेगी वेदर ऑफेंस इज मेड आउट और नॉट। अगर ऑफेंस मेड आउट ही नहीं होता तो फिर भी ट्रायल कमेंस इनिशिएट नहीं होगा। और इसी तरह वेदर ऑफेंस इज कमिटेड विद इन टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, क्या ये इसकी जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है उसमें भी फॉल करता है या नहीं करता। फिर अदालत ये देखेगी कि ये कौन सी अशखास हैं जिन्होंने ऑफेंस कमिट किया है, क्योंकि सर्टन ऑफेंसेस, फॉर एग्जांपल इसको यूं समझ लीजिए कि अगर एक मिलिट्री पर्सोनल है और उसने कोई सिविल ऑफेंस कमिट किया है, तो अब उसकी कमीशन ऑफ सिविल ऑफेंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट ये भी देखेगी कि कौन कौन से ऑफेंडर्स हैं जो कि प्रेजेंट किए गए हैं टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट। और आगे कोर्ट देखेगी वेदर सफिशिएंट ग्राउंड्स आर एग्जिस्टिंग टू प्रोसीड विद द ट्रायल और नॉट। तो अगर ग्राउंड्स ही नहीं है तो कोर्ट फिर प्रोसीड विद नहीं करेगी। तो डियर फेलोस, ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिसके मुतालिक बयान किया। ये जजमेंट है 2000 SCMR पेज 785। इसके अंदर बताया टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस ऑफ अ केस बाय द कोर्ट इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच मे और मे नॉट कल्मिनेट इनटू द ट्रायल बाय द अक्यूज्ड। The trial in a criminal case therefore doesn't commence with the taking of cognizance of the case by the court. These are pre-trial proceedings. ये pre-trial proceedings हैं। It depends कि ये culminate करती हैं in the initiation or commencement of trial or not. अब dear fellows, हम आते हैं ऑनरेबल कोर्ट ने ये जो कहा कि ये जो cognizance लेने का जिक्र किया गया है except upon the complaint of certain mentioned persons in सेक्शन 195 एंड सेक्शन 196, इससे मुराद क्या है? ये जजमेंट जो मैंने आपके सामने जिक्र की 2022 MLD पेज 1091, 2021 PCRL ये पेज 1346, 2006 SCMR पेज 483, 2013 PSC क्रिमिनल 24, PLD 2012 SC पेज 892। इसके अंदर कैटेगोरिकली कहा गया कि नीडलेस टू ऐड दैट registration of an FIR and taking cognizance of cases were two distinct and independent concepts under the criminal law, that if the intention of the lawmaker was to put any clause on the registration of an FIR, then the legislature would have said so specifically, and that if the law put a condition only on the taking of cognizance, then it can never be read to imply prohibition on registration of FIR। अब easily understandable ये बात है कि cognizable से क्या मुराद है? Cognizable is a case in which a person can be arrested without getting warrant from the court, meaning thereby कि जिनके अंदर FIR लॉन्च हो सकती है। अब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे चूंकि cognizance का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये cognizable का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसलिए FIR हो सकती है, लेकिन ये जो कंडीशन है उसको फुलफिल करने के लिए
आगे 2022 वाली जो LHC पेज 549 है उसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने बता दिया कि वो कौन सी चीजें हैं जो ये जो उपान कंप्लेंट को फुलफिल करने के लिए या इस कंडीशन को पूरा करने के लिए क्या करना होगा। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा ऑन द एनालॉजी ऑफ सेक्शन 196 CRPC where cognizance of certain offences is barred except on a complaint by central or provincial courts or authorized officer, yet all the offences referred in section 196 CRPC are not non-cognizable. For example, section 123B, section 171J, section 153A and section 505 are cognizable. Their FIR is registered in such section. However, for taking cognizance, court requires complaint or sanction of central or authorized officer at the time of framing charge or at the time of addition or alteration of charge as mentioned in section 230 of CRPC. Only if sanction / complaint has not already obtained or it has not been attached with report under section 173 of CRPC. डियर फेलोस, इसको सिंपल अल्फाज में आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो कंडीशन लगाई गई है कि upon the complaint of certain mentioned person in section 195 and 196 FIR लॉन्च हो जाएगी, उस पर कोई कदगन नहीं है। हाँ, अगर 173 के साथ कंप्लेंट या सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अटैच नहीं की गई, अपेंड नहीं की गई, तो कोर्ट एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज डिमांड कर सकती है कि आपने ये जो कंप्लेंट which is required to be filed by the specific mentioned person in section 195 and 196 वो आपने सबमिट नहीं की, तो उसको आप सबमिट करें। तो वो एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और एट द टाइम ऑफ अल्टरेशन ऑफ चार्ज जो है वो सबमिट हो सकती है। FIR इसके अंदर हो सकती है। थैंक यू सो मच।